21 नवंबर 2008 की शाम को ये 10 आतंकवादी कराची के गुप्त बंदरगाह से एक बड़े मालवाहक जहाज मदरशिप पर सवार होकर रवाना हुए। उनकी यात्रा का लक्ष्य मुंबई का तट था, जिसे वे अंतर्राष्ट्रीय रडार से बचते हुए पार करना चाहते थे। 23 नवंबर को आतंकियों ने भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव एमवी कुबेर को बीच समुद्र में रोका और उस पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कुबेर के 4 चालक दल के सदस्यों की हत्या कर दी और कैप्टन अमर सिंह सोलंकी को जीवित रखा, ताकि वह नाव को मुंबई की ओर ले जा सके। जैसे जैसे वे मुंबई के करीब पहुंचे, आतंकियों को उनके कराची स्थित हैंडलर्स से निर्देश मिलते रहे। 26 नवंबर की शाम लगभग 8 बजे, जब वे मुंबई तट से मात्र 4 समुद्री मील की दूरी पर थे, उन्होंने कैप्टन सोलंकी की भी हत्या कर दी और उनके शव को कुबेर पर ही छोड़ दिया। वहां से वे 2 छोटी रबर की इन्फ्लेटेबल बोट्स डिंगी में सवार हुए। लगभग 8:30 बजे ये आतंकी कफ परेड के पास मछीमार नगर और सैसून डॉक पर उतरे। वहां के स्थानीय लोगों ने उनसे पूछताछ की, जिस पर उन्होंने खुद को छात्र बताया और जल्दी से गायब हो गए। रात के लगभग 9:20 बजे मुंबई के विभिन्न हिस्सों में एक साथ धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। यह एक समन्वित हमला था, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि पुलिस और सुरक्षा बल अलग अलग दिशाओं में बंट जाएं। अजमल कसाब और इस्माइल खान नामक 2 आतंकवादी सीएसटी स्टेशन के मुख्य प्रतीक्षालय में दाखिल हुए। उन्होंने अचानक अपनी AK-47 राइफलों से भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। स्टेशन पर मची चीख पुकार और भगदड़ के बीच रेलवे उद्घोषक विष्णुदत्त राम झेंडे ने अपनी जान की परवाह किए बिना यात्रियों को स्टेशन के पिछले निकास द्वारों की ओर जाने के निर्देश दिए, जिससे सैकड़ों जानें बचाई जा सकीं। कसाब और इस्माइल ने वहां लगभग 58 लोगों की हत्या की और 100 से अधिक को घायल कर दिया। सीएसटी पर हमले के साथ ही 2 अन्य आतंकियों ने कोलाबा के प्रसिद्ध लियोपोल्ड कैफे को निशाना बनाया। वहां उन्होंने ग्रेनेड फेंके और ग्राहकों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। इसी बीच शहर के अन्य हिस्सों में दहशत फैलाने के लिए 2 टैक्सियों में रखे गए आईडी फटे, जिनमें विलय पार्ले और वाड़ी बंदर क्षेत्र शामिल थे। इन विस्फोटों ने पुलिस प्रशासन के भीतर यह संदेश भेज दिया कि यह कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक युद्ध जैसा हमला है। सीएसटी से निकलने के बाद कसाब और इस्माइल खान ने कामा अस्पताल की ओर रुख किया। उनका इरादा अस्पताल में घुसकर अधिक हत्याएं करना और मरीजों को बंधक बनाना था। अस्पताल के कर्मचारियों की सूझबूझ से अधिकांश वार्डों को समय रहते बंद कर दिया गया, जिससे एक बड़ा नरसंहार टल गया। इसी दौरान मुंबई पुलिस के शीर्ष अधिकारी ATS प्रमुख हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर एक पुलिस वाहन क्वालिस में आतंकियों का मुकाबला करने निकले। कामा अस्पताल के पास की एक संकरी गली में आतंकियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया। इस मुठभेड़ में करकरे, कामटे और सालस्कर सहित 6 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए। आतंकियों ने उस वाहन को छीन लिया और वहां से भाग निकले। इस वाहन में एकमात्र जीवित बचे कांस्टेबल अरुण जाधव ने वायरलेस के जरिए मुख्यालय को सूचना दी, जिससे आतंकियों की लोकेशन का पता चला। आतंकी पुलिस वाहन को छोड़कर एक स्कोडा कार में सवार हुए और गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़े। वहां पुलिस ने पहले से ही नाकाबंदी कर रखी थी। जब कार रुकी तो कसाब ने बाहर निकलने का नाटक किया और फायरिंग शुरू कर दी। इसी समय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले ने अपनी जान की परवाह किए बिना कसाब की बंदूक की नली को पकड़ लिया। कसाब ने उन पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन ओम्बले ने अपनी अंतिम सांस तक बंदूक नहीं छोड़ी। उनके इस अदम्य साहस के कारण ही कसाब को जिंदा पकड़ा जा सका, जो बाद में पूरे षड्यंत्र का सबसे बड़ा चश्मदीद बना। हमलों का सबसे लंबा और विचलित करने वाला हिस्सा ताजमहल, पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटलों की घेराबंदी थी। ताज होटल में 4 आतंकियों ने प्रवेश किया और वहां मौजूद विदेशी नागरिकों और अतिथियों को निशाना बनाया। ताज होटल के अंदर की स्थिति किसी नरक से कम नहीं थी।
आतंकियों ने होटल के भव्य गुंबद में आग लगा दी, जिससे आसमान काला हो गया। मेहमानों को उनके कमरों से निकालकर हॉल में जमा किया गया और वहां हत्याएं की गईं। होटल के कर्मचारियों ने इस कठिन समय में जो साहस दिखाया, वह कॉरपोरेट इतिहास में एक मिसाल बन गया। ताज के स्टाफ ने खुद की जान जोखिम में डालकर मेहमानों को पिछले दरवाजों और रसोइयों के जरिए बाहर निकाला। ओबेरॉय और ट्राइडेंट होटलों में भी आतंकियों ने दर्जनों मेहमानों को बंधक बना लिया था। उन्होंने विशेष रूप से इजरायली, अमेरिकी और ब्रिटिश नागरिकों की तलाश की। वहां मौजूद कई मेहमानों ने घंटों तक बिना रोशनी और पानी के खुद को कमरों में बंद रखा। एनएसजी के पहुंचने तक वहां कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। कोलाबा की एक संकरी गली में स्थित नरीमन हाउस, जो एक यहूदी सांस्कृतिक केंद्र जबाद हाउस था, आतंकियों का एक और प्रमुख लक्ष्य था। वहां 2 आतंकियों ने रब्बी गैब्रियल और उनकी पत्नी रिवका सहित कई यहूदियों को बंधक बना लिया था। हमले के दौरान वहां काम करने वाली भारतीय नैनी सैंड्रा सैमुअल ने एक चमत्कारिक कार्य किया। जब आतंकी ऊपरी मंजिल पर हत्याएं कर रहे थे, सैंड्रा ने 2 साल के बच्चे मोशे की रोने की आवाज सुनी। वह अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंची और देखा कि मोशे अपने मृत माता पिता के पास रो रहा था। सैंड्रा ने उसे गोद में उठाया और गोलियों की बौछार के बीच से सुरक्षित बाहर निकल गई। सैंड्रा का यह साहस मानवता का एक ऐसा प्रतीक बना जिसने भारत और इजरायल के बीच गहरे भावनात्मक रिश्ते स्थापित किए। 27 नवंबर की सुबह तक यह स्पष्ट हो गया था कि स्थानीय पुलिस और मार्कोस की शुरुआती कार्रवाई के बावजूद आतंकियों को खत्म करने के लिए एक विशेष कमांडो बल की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के लगभग 200 कमांडो दिल्ली से मुंबई पहुंचे और ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की शुरुआत हुई। ताज होटल की लड़ाई शहरी युद्ध के सबसे कठिन ऑपरेशनों में से एक थी। मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, जो 51 एसएजी की कमान संभाल रहे थे, ने अपनी टीम का नेतृत्व किया। जब उनकी टीम ने चौथी मंजिल पर आतंकियों को घेरा तो भीषण गोलीबारी हुई। उनके एक साथी सुनील यादव घायल हो गए। मेजर संदीप ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना यादव को सुरक्षित बाहर निकाला और आतंकियों का अकेले पीछा करना शुरू किया। उन्होंने आतंकियों को होटल के वासाबी रेस्टोरेंट की ओर धकेल दिया। उनके अंतिम शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनकी इस कार्रवाई ने आतंकियों को एक ही स्थान पर सीमित कर दिया, जिससे अंततः उन्हें मारना आसान हो गया। नरीमन हाउस में ऑपरेशन और भी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यह रिहायशी इमारतों से घिरा हुआ था। एनएसजी ने एक साहसिक निर्णय लिया और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडो को छत पर उतारा। हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट सबसे पहले छत पर उतरे। उन्होंने आतंकियों के ग्रेनेड हमलों और भारी फायरिंग के बीच अपनी टीम को रास्ता दिया। यद्यपि वे शहीद हो गए, लेकिन उनके प्रहार ने आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए और जल्द ही नरीमन हाउस को मुक्त करा लिया गया। मुंबई हमलों की जांच के दौरान जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, वह था कराची में स्थापित एक डिजिटल कंट्रोल रूम। आतंकी अपने हैंडलर्स साजिद मीर, जकीउर रहमान लखवी और अब्बू कहफा से वीओआईपी के जरिए लगातार संपर्क में थे। हैंडलर्स आतंकियों को टीवी न्यूज की मदद से सुरक्षा बलों की गतिविधियों की जानकारी दे रहे थे। वे उन्हें निर्देश दे रहे थे कि जितने ज्यादा हो सके मारो, डरो मत, तुम जन्नत जाओगे। आतंकियों के पास से बरामद जीपीएस उपकरणों और सैटेलाइट फोनों ने सीधे पाकिस्तान के स्थानों के साथ उनके संपर्क को साबित किया। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इन बातचीत के अंश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखे, जिससे पाकिस्तान के इस दावे की हवा निकल गई कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का काम था। जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान ने इस हमले को हिंदू आतंकवाद का रूप देने की गहरी साजिश रची थी। आतंकियों को कलाई पर लाल कलावा, मौली पहनने के लिए कहा गया था और उनके पास फर्जी भारतीय पहचान पत्र थे। कसाब का फर्जी नाम समीर चौधरी रखा गया था। यदि कसाब जिंदा न पकड़ा जाता तो लश्कर इस हमले की जिम्मेदारी मुजाहिदीन हैदराबाद, डेक्कन,
जैसे एक काल्पनिक भारतीय संगठन पर थोप देता। 26/11 ने भारत के सुरक्षा ढांचे की कई गंभीर खामियों को उजागर किया था। रडार की कमी, खुफिया जानकारी के विश्लेषण में विफलता और स्थानीय पुलिस की आधुनिक हथियारों की कमी ने आतंकी हमले को लंबा खींचने दिया। हमलों के तुरंत बाद भारत सरकार ने NIA के गठन की घोषणा की। यह एक संघीय जांच एजेंसी थी जिसे देश भर में आतंकी मामलों को सीधे अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम को और अधिक सख्त बनाया गया। समुद्र के रास्ते आतंकियों के प्रवेश ने तटीय सुरक्षा की पोल खोल दी थी। इसके जवाब में भारत ने 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की निगरानी के लिए एक त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू की। इन सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि NSG जैसे विशिष्ट बलों को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में जो घंटों की देरी हुई वह दोबारा न हो। 26/11 के हमलों ने आतंकवाद के प्रति वैश्विक नजरिए को बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने लश्कर-ए-तैयबा और उसके सरगनाओं हाफिज सईद और लखवी पर प्रतिबंध खड़े कर दिए। डेविड हेडली को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया और उसे 35 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अजमल कसाब की कानूनी प्रक्रिया भारत की निष्पक्ष न्याय प्रणाली का प्रमाण बनी। उसे विशेष अदालत में बचाव का पूरा मौका दिया गया। 21 नवंबर 2012 को हमलों की चौथी बरसी से ठीक पहले कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। 26 नवंबर 2008 की उन घटनाओं ने मुंबई को घाव तो दिए, लेकिन वह उसे तोड़ नहीं सकी। आज ताजमहल पैलेस का गुंबद फिर से जगमगा रहा है। नरीमन हाउस एक लिविंग मेमोरियल बन चुका है जो शांति का संदेश देता है, और CST स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ अपनी उसी पुरानी लय में है। यह नैरेटर स्क्रिप्ट केवल एक हमले का विवरण नहीं है, बल्कि यह उन 166 निर्दोषों की याद में एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उन वीरों के लिए एक सलाम है जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। 26/11 के हमलों की योजना कोई तात्कालिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह वर्षों तक पाकिस्तान की धरती पर रची गई एक विस्तृत और परिष्कृत साजिश थी। इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा था, जिसे पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी और सैन्य तत्वों का समर्थन प्राप्त था। इस साजिश का मुख्य उद्देश्य भारत की आर्थिक राजधानी को पंगु बनाना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर मुद्दे की ओर खींचना था। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारना था।